नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की नई होर्डिंग से सियासी हलचल तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, राम के नाम का चंदा नहीं चाहिए, नाम मंदिर का धंधा चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप सोनकर ने यह पोस्टर लगाया है और होर्डिंग के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। होर्डिंग से राजधानी का यानी राजधानी लखनऊ का पारा हाई हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होर्डिंग के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश। आपको बता दें कि एक बार फिर से होर्डिंग वॉर शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और अनिल विज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब दोनों नेताओं के बीच खटपट उजागर हो गई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने सरकार में सुनवाई न होने और उनके आदेशों की अनुपालना न होने पर सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। साथ ही इशारों में अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को आड़े हाथों भी लिया। इससे पहले गुरुवार को अनिल विज ने कहा था कि वो अब जनता दरबार के बाद ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। इससे पहले भाजपा सरकार के दौरान, बीती भाजपा के सरकार के दौरान उस समय के सीएम रहे मनोहर लाल के साथ भी अनिल विज की तकरार होती रहती थी। और आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं और कुछ दिन से वहीं पर डेरा डाले। मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो, कम से कम तबादला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़ने खटोले से नीचे नहीं उतरे। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़ने खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता का उतर चुका। तो ये मेरी। तो जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि कॉलेज के गेट पर दबंगों ने छात्र को गोली मार दी और गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रों के बीच आपसी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चंदवक थाना क्षेत्र के श्री गणेश राय इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चंदवक थाना क्षेत्र के श्री गणेश राय इंटर का ये पूरा इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर छात्रों के बीच में टकराव देखने को मिला और दबंगों ने छात्र को गोली मार दी। तो गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आपसी रंजिश को लेकर ये बवाल हुआ और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये पूरा मामला चंदवक थाना क्षेत्र के श्री गणेश राय इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र को दबंगों ने गोली मार दी। दिनांक 31/1/2025 को थाना चंदवक पर एक सूचना मिली कि श्री गणेश राय पीजी कॉलेज कर्रा, जहां छात्रों के बीच विवाद हुआ और गोली चली है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल छात्र आदर्श सिंह को तत्काल सीएससी उपचार हेतु भेजा गया। परिवारजनों द्वारा इस संदर्भ में तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। आगे साक्ष्य क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
तो खबर जौनपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के उप निबंधक कार्यालय में उस समय हड़कंप मचा जब एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें कि दो भाइयों के बीच मां की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों भाइयों का हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जमीन नाम करवाने को लेकर घंटों तक दो भाइयों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि मां की दवा का खर्चा वो अपने बड़े भाई को मुंबई से भेजता रहा, लेकिन बड़े भाई की नीयत जमीन जायदाद को लेकर खराब हो गई और धोखे से जमीन की वसीयत अपने नाम करा ली। अब वो जमीन के लालच में मां को भी मारना चाहता है। तो जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर के निबंधक कार्यालय के सामने ये तस्वीर देखने को मिली, जहां पर जमीनी विवाद दो भाई आपस में ही भिड़ गए और फिर क्या था, जमकर ड्रामेबाजी देखने को मिली सड़क पर। और ये पूरा मामला जौनपुर का है। दो भाइयों के बीच में बवाल हुआ। मैं देता था पूरा बम्बई भेजता था, मैं खर्चा था मैं तो मैं ये अपना नाम पूरा कर सोचा मैं करा। एक माँ बीमार हुई तो लेके जाके सरकार में भर्ती कर दिया। फिर एक ही दिन लेके जाके घर पर रख, चाहे मर जाएगी तो जब मर जाए तो मेरा हिस्सा हो जाए पूरा। हाँ, ये ऐसा किया है मेरा भाई। हाँ, मेरा नाम जैन है। वो जो मेरा कहाँ का मामला है? ये बेलवाराम सागर का नहीं, जो जौनपुर तहसील है, तहसील जौनपुर है। हाँ, सदर तहसील है। कौन भाई? तो खबर पीलीभीत से है, जहां एक और बाघ ग्रामीणों को लगातार घायल कर रहा है और दूसरी ओर नजीरगंज और नदिया के बीच मोड़ पर एक बाघ का शव पड़ा मिला, जिसमें ग्रामीणों में डर का माहौल है, जिसकी वजह से। और आपको बता दें कि वन विभाग को जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने एक्शन लिया और बाघ के शव को वन विभाग के अधिकारी उठाकर ले गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल और बाघ का शव मिला और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ के शव को लेकर वहां से निकल गए। तो संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव बरामद हुआ और आपको बता दें कि शव मिलने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने शव को कब्जे में ले लिया। तो संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव बरामद हुआ और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ बाघ के शव को देखने पहुंची और इस बीच वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ के शव को लेकर वहां से निकल गई। तो पूरा मामला पीलीभीत से है। तो अगली खबर जौनपुर से है, जहां एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस की करतूतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में चल रहे विवाद को सुलझाने राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो में लाल रंग की साड़ी में दिख रही महिला का नाम मीना देवी बताया जा रहा है। पीड़िता का पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा है और पीड़िता का आरोप है कि टीम बिना किसी पूर्व सूचना यानी बिना किसी सूचना के अचानक विवादित जमीन की नाप करने लगी, लेकिन उस वक्त उसके घर पर कोई पुरुष नहीं था यानी आदमी नहीं था। ऐसे में पीड़िता ने विवादित जमीन की नाप किसी दूसरे दिन करने की बात कही, जिसके बाद अधिकारियों ने महिला को डांट लगाते हुए भाग जाने को कहा। महिला जब नाप का विरोध करते हुए घर में चली गई तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बर्बरता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। थाना पीजीआई क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर के पीछे 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग में लगी पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग कर एक बदमाश को घायल कर दिया। वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश करने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ होती है, जिसमें एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होता है, तो दूसरा जो बदमाश था वो भागने में कामयाब हो जाता है। और फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि दूसरा जो बदमाश फरार हुआ उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था को लेकर सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भोजन पानी के लिए ढाबों और भंडारों का आयोजन किया जाए, प्रदेश भर से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था हो और उन्हें फंसे लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी जाए। वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, दवा की दुकानों को 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन खुला रखने और जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल वितरित करने की मांग की। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था कैसे हो। इसके लिए अखिलेश यादव ने सलाह भी दी है और प्रशासन को आइडियाज भी दिए हैं कि किस तरह से महाकुंभ में जो इन दिनों अव्यवस्था देखने को मिली उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह से जो महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुविधा के लिए जो वाहन या जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, साथ ही साथ 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन मेडिकल की व्यवस्था दी जाए और खानों को लेकर खाना पीना बाकायदा होना चाहिए और श्रद्धालुओं तक उनको पहुंचाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो किसी के लिए, इसके लिए सरकार को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। महाकुंभ में भंडारों का आयोजन हो ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर भोजन ग्रहण कर सकें। तो ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है। ये सुझाव दिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था कैसे हो इसको लेकर। तो कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी लाइव आ रहे हैं दिल्ली से। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनवाते हैं आपको। बांटते हैं, कल आपको दिखेगा फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगी ब्रीफकेस लेकर, वहां पे फोटो आएगी, फोटो देखना। फोटो में आपको एक दलित नहीं दिखेगा, एक आदिवासी नहीं दिखेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखेगा, एक माइनॉरिटी नहीं दिखेगा। 5-6% लोग सारा का सारा धन सारे की सारी संस्थाओं को उठा के ले जा रहे हैं। 90 अफसर हैं जो कल बजट बनाएंगे, 90, और 90 में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 अफसर आपके, और कल बजट में अगर 100 रुपए बटेगा
तो आपके अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेंगे। दलितों की 15% आबादी है, 90 में से एक अफसर उनका। अगर कल बजट में 100 रुपए बटेंगे तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेगा। आदिवासी 8%, उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलितों 15% आबादी, भागीदारी 1%। पिछड़ा वर्ग 50% आबादी, भागीदारी 5%। सबको मिला लो 6%, 6 रुपए 10 पैसे 100 में से आपके। कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट देखो, उनके मालिकों के नाम निकालो। वहां पे आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम जाति जनगणना करेंगे और देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को दिखा देंगे उनकी आबादी कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। यह काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, लड़ाई इसी बात की है। 90% के पास कुछ है ही नहीं। आप मेहनत करते हो, आप मजदूरी करते हो, देश में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी कहां मिलेगा? यह आपको मजदूरी करते हुए दिखेगा। ये जो बड़ी इमारतें बनती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये बनाता कौन है? ये बनाते आप लोग हो। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई। महरौली से 2 बार के पार्टी विधायक नरेश यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होना है। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां नाबालिग लड़की ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की का आरोप है कि युवक उसका अश्लील वीडियो बनाकर कई दिन से उसे ब्लैकमेल करता रहा। युवक की ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की 2 मंजिला मकान से कूद गई। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र जयंतीपुर का केस है। इसमें एक तहरीर मिली है SHO मझोला को। इसमें बताया गया है कि एक लड़का है जो एक वादी की जो बेटी थी उनको परेशान कर रहा था और उसके कुछ वीडियोस बना लिए थे और वीडियो से उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे आरोप अन्य भी लगाए गए हैं उस FIR में और उसी के चलते जो उनकी बेटी है वो छत से कूद गई थी। इस तहरीर पे तत्काल हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो इसमें नामजद था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद अग्रिम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। जो एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से इसका निस्तार किया जाए। तो अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां कुंभ से अयोध्या और अयोध्या से कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्जन के साथ बेहतर व्यवस्था किए जाने के लाख दावे किए, लेकिन आज असल में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। दरअसल बीते बुधवार को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले अमृत स्नान में भगदड़ होने के बाद
पूरे प्रदेश के कई जिलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं और उनके जत्थों को रोक दिया गया। लगभग 48 घंटे बाद धीरे धीरे लोगों को जाने की छूट दी गई तो अचानक से भीषण जाम की समस्या बन गई और इस कड़ी में सुल्तानपुर जिले में भी जाम की समस्या आम हो गई और आलम यह हुआ कि बीते देर शाम से काफी भीषण और लंबा जाम लगने से श्रद्धालुओं के साथ आम जनमानस भी काफी परेशान है। 2025 के दृष्टिगत श्रद्धालुओं का भारी संख्या में आवागमन हो रहा है। प्रयागराज से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यवस्थाएं जनपद सुल्तानपुर में की गई हैं। आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। रूट डाइवर्जन प्लान भी बनाया जा चुका है जिसे आवश्यकता अनुसार लागू किया जा रहा है। और तो वहीं मेरठ में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नईम उर्फ मूली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन में रहने वाले आरोपी को बृहस्पतिवार देर रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घटना कुछ दिन पहले की है जब ट्यूशन जा रही एक नाबालिग किशोरी के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ किया और किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। ब्रह्मपुरी क्षेत्र का रहने वाला नईम उर्फ मूली खुद को भाजपा नेता बताकर लोगों से रंगदारी और अवैध वसूली किया करता था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। रात पुलिस ने उसको घर से ही दर दबोच लिया है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के समाज सेवी राकेश जी। ये भाजपा में नेता बताता है अपने आप को, क्या ये भाजपा में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। ये विषय विचारधारा का है। टेक्निकली अगर तकनीकी उसमें देखा जाए तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है। मिस कॉल मार के कोई सदस्य बन जाए अपने आप को बता दे तो अगले विषय भाजपा का से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे कृत्य करने वाले लोग भाजपा में रुकते भी नहीं है, टिकते भी नहीं है, आते भी नहीं। अच्छा, लगातार इस पे रंगदारी के, अवैध वसूली के और सट्टेबाजों से भी इसने महीने बांध रखे। खुद को भाजपा नेता बताता है और फोटो भी इसने चश्मा कर रखा है साथ में। फोटो चश्मा तो आज कट कॉपी पेस्ट की समय चल रहा है। AI टेक्निक है, फोटो खिंचवा लेना एक बहुत सामान्य बात है। मैं भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ। मेरे साथ जो फोटो खिंचवा रहा है वो क्या है, उसका चाल चरित्र, चेहरा कैसा, नहीं कह सकते। ये भाजपा से कहीं कोई लेना देना नहीं है और इस प्रकार का यदि गुंडा माफिया है तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे कि दंडात्मक कार्रवाई हुई और बढ़िया कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता है राकेश जी। इन्होंने बताया कि नईम उर्फ मूली नाम का कोई भाजपा में नेता नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा दे रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस अब इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है और इसका जो बेटा है चांद, उस पर भी मुकदमे हुए हैं लेकिन वो फरार चल रहा है। कब तक फरार रहेगा, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सकी। देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले पॉक्सो का मुकदमा लिखा गया था जिसमें एक बच्ची द्वारा बताया गया था कि एक आदमी उसे गलत हरकतें करता है। उस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति नहीं, ये फरार चल रहा था। इसे कल रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या खुद को भाजपा का नेता बनाकर इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें अभी जो तो अगली खबर फिरोजाबाद से है जहां बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। माधोगंज स्थित दुर्गा मैरिज होम में सजावट का काम कर रहे मजदूर की 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मैरिज होम के ऊपर से निकल रही थी हाई टेंशन लाइन का तार निकल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। मैरिज होम में काम कर रहे सभी मजदूर बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। तो खबर सिद्धार्थनगर से है जहां भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस ने एक चीनी नागरिक को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। संयुक्त गश्ती दल ने ककरहवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा स्तंभ 544 से भारतीय क्षेत्र में घुसे चीनी नागरिक, आपको बता दें कि चीनी नागरिक के पास से 2 देशों की करेंसी, चीनी पासपोर्ट, 2 मोबाइल और बोर्डिंग पास बरामद हुआ। तो अगली खबर अलीगढ़ से है जहां दबंगों ने पैसे वसूलने के लिए शोरूम पहुंचकर फायरिंग की। आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में दबंगों ने फायरिंग कर दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जहां घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस को दी और क्वारसी थाना इलाके के जीवनगढ़ पुलिस पुलिया के पास की पूरी घटना।
तो अगली खबर देवरिया से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो खबर प्रयागराज से है, जहां भगदड़ में जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला की मौत हो गई। गुरुवार को मृतक महिला का शव जब उसके गांव पहुंचा तो हड़कंप मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर वालों ने मृतक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने प्रयागराज गई थी, जहां भगदड़ में मीना देवी हादसे का शिकार हो गई। तो अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बाइक सवार 3 अज्ञात लोगों ने कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से आपको बता दें कि पहले वो कैंटीन संचालक बुरी तरीके से घायल हो गया और फिर इसके बाद बुलेट बाइक सवार घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए